सोचिए, दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग रहते हैं, जहां हजारों नदियां बहती हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन व्यवस्थाओं में से एक मौजूद है, और जहां पिछले कुछ सालों में राजनीति ने ऐसी करवट ली है जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। यह देश है बांग्लादेश। लेकिन आज हम उस बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे जो सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है। आज हम बात करेंगे 2026 के उस बांग्लादेश की जो एक बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसा बांग्लादेश जहां पुरानी राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हुई है, नई सरकार सत्ता में आई है, अर्थव्यवस्था दबाव में है, युवाओं की उम्मीदें बढ़ रही हैं और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भी एक नए मोड़ पर खड़े हैं। अगर आप पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश की खबरों पर नजर रखते हैं तो आपने 2024 का नाम जरूर सुना होगा। उस साल सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। सड़कों पर प्रदर्शन बढ़ते गए, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा और आखिरकार अगस्त 2024 में लंबे समय से सत्ता में रहीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गईं। इसके बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी और उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दी गई। उस समय बहुत से लोगों को लगा कि शायद बांग्लादेश अब एक बिल्कुल नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है। लेकिन बदलाव के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश को स्थिर करना, संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस लाना और एक ऐसा चुनाव कराना जिसे जनता स्वीकार कर सके। करीब 1.5 साल के राजनीतिक संक्रमण के बाद आखिरकार फरवरी 2026 में बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव हुए। यह चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि यह शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहला बड़ा राष्ट्रीय चुनाव था। चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की और तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बने। यानी जिस पार्टी ने लंबे समय तक विपक्ष में रहकर अवामी लीग का विरोध किया था, अब उसी पार्टी के हाथ में देश की सरकार आ गई। लेकिन यहां कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग हिस्सा नहीं ले सकी। अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया और शेख हसीना अभी भी भारत में है। बांग्लादेश ने उनकी वापसी की मांग की है, लेकिन इस मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक कोई अंतिम समाधान नहीं हुआ है। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश की राजनीति को समझना सिर्फ यह जान लेना नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है। असली सवाल यह है कि क्या सत्ता बदलने के साथ राजनीतिक संस्कृति भी बदलेगी? क्या आने वाले वर्षों में बांग्लादेश में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं बनेंगी? क्या राजनीतिक विरोध को पहले की तरह संघर्ष और हिंसा के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से संभाला जाएगा? और क्या 2024 के आंदोलन में सड़कों पर उतरने वाली युवा पीढ़ी अब देश की राजनीति में अपनी स्थायी जगह बना पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि बांग्लादेश की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। अब जरा राजनीति से बाहर निकलकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश ने आर्थिक विकास की एक उल्लेखनीय कहानी लिखी है। एक ऐसा देश जिसे लंबे समय तक गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं की तस्वीरों के साथ देखा जाता था, आज दुनिया के प्रमुख गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल है। बांग्लादेश के कारखानों में बनाए गए कपड़े दुनिया के अलग अलग देशों के बाजारों तक पहुंचते हैं। इस उद्योग ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और खासकर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन 2026 का बांग्लादेश आर्थिक रूप से आसान दौर से नहीं गुजर रहा। महंगाई आम लोगों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का सीधा असर परिवारों के बजट पर पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर भी दबाव में है और सरकार के सामने रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की चुनौती है। आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार भी पिछले वर्षों की तुलना में धीमी हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार के लिए सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिखाना काफी नहीं होगा। असली चुनौती यह होगी कि आम आदमी की आय बढ़े, नौकरियां पैदा हों और महंगाई को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि आखिर किसी भी इकोनॉमी की असली परीक्षा आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में होती है। अगर किसी परिवार की सैलरी वही है लेकिन खाना, किराया, ट्रांसपोर्ट और दूसरी जरूरी चीजें महंगी हो रही हैं, तो उस परिवार को इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा महसूस नहीं होता।
यही वजह है कि नई बांग्लादेशी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जनता को आर्थिक राहत देना है। लेकिन बांग्लादेश की इकॉनमी में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं हैं। इस देश के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सबसे बड़ी ताकत है इसकी युवा आबादी। लाखों युवा हर साल एजुकेशन और जॉब मार्केट में प्रवेश करते हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने इन युवाओं के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते खोल दिए हैं। आज ढाका में बैठा कोई युवा दुनिया के दूसरे हिस्से की कंपनी के लिए ऑनलाइन काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर बांग्लादेश अपने युवाओं को बेहतर एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स और अच्छी जॉब्स देने में सफल होता है तो यही युवा आने वाले वर्षों में इकॉनमी के सबसे बड़े इंजन बन सकते हैं। लेकिन अगर जॉब्स पर्याप्त नहीं बनी तो यही युवा बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन की समस्या का सामना कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में बांग्लादेश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला